गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोगों का इस नए सत्र में। पिछले लेक्चर में हमने दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था। ये सारा चीज़ हमने पिछले लेक्चर में किया। कैसे किया आप जानते हैं। वहाँ से एक वेक्टर था ए, दूसरा वेक्टर था बी। ये रिजल्टेंट था और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया था हमें रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहाँ ए और बी वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच की एंगल है। आज हम लोग बात करते हैं उस रिजल्टेंट के डायरेक्शन। रिजल्टेंट कहाँ होगा, क्योंकि हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या किए हैं, निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारा रिजल्टेंट था जिसकी मैग्नीट्यूड आई थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम। यदि मान लेते हैं ये रिजल्टेंट हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है और ये वेक्टर ए है। ये रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितना एंगल बना रही है, मान लेते हैं हम इसको क्या बोल देते हैं, अल्फा। यदि ये अल्फा हम निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगी कि रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितना एंगल बना रही है, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितने एंगल पर है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम बता पाएंगे कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड तो इतनी होती है और वो रिजल्टेंट वेक्टर ए से अल्फा एंगल पर है, ठीक ना, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट के पास पहुंचने के लिए लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल मूव करेंगे। तो इसलिए हम ये अल्फा को निकालते हैं। अल्फा को निकालना बहुत आसान है। देखिए ये अल्फा है क्या, रिजल्टेंट वेक्टर का किससे एंगल, वेक्टर ए से एंगल। तो इस अल्फा को निकालने के लिए आप इस राइट एंगल ट्रायंगल ओडीसी में क्या यूज कर लें, tan, क्योंकि इस अल्फा के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये यहां से यहां तक ओडी क्या है, बेस है। लेकिन एक बात बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल उठता है और हम जितने भी बुक या फिर कोचिंग का मटेरियल देखें उसमें tan अल्फा ही निकाला जाता है। किसी के मन में सवाल होता होगा कि ये ओडीसी राइट एंगल ट्रायंगल में है तो इसमें ओडी इस अल्फा के लिए बेस हुआ जिसकी लंबाई है ए प्लस बी cos थीटा। इस अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ जिसकी लंबाई है बी sin थीटा। और ये ओसी जो रिजल्टेंट है इसकी लंबाई हुई, उस दिन हम निकाले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो क्यों ना हम कॉस लगाएं, साइन लगाएं, सेक लगाएं, कॉसेक लगाएं, tan ही क्यों लगाएं या कॉट ही क्यों लगाएं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है इस राइट एंगल ट्रायंगल ओडीसी में, ये ओसी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। और साइन में भी p/h आता है यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, उसमें भी हाइपोटेन्यूज है। कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, उसमें भी हाइपोटेन्यूज है। सेक हाइपोटेन्यूज बाय बेस, उसमें भी हाइपोटेन्यूज है। कॉसेक हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, उसमें भी हाइपोटेन्यूज है। किस किस में हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो tan और कॉट में। हाइपोटेन्यूज होने से क्या दिक्कत है, क्योंकि ये जो हाइपोटेन्यूज है इसकी लंबाई कितनी है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab थीटा। ये टर्म बहुत बड़ा है और यदि हम कॉस, साइन, कॉसेक और सेक यूज करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आएगी, समस्याएं आएगी। इसलिए परपेंडिकुलर जो है इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर बी sin थीटा बहुत छोटा टर्म है और ए प्लस बी cos थीटा वो भी बहुत क्या है, छोटा टर्म है। इसलिए हम tan या कॉट यूज कर सकते हैं, लेकिन हम tan यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ tan यूज करेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि हम लोग कॉस, साइन, कॉसेक और सेक क्यों नहीं यूज कर सकते। हम यूज करेंगे, इससे रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट कॉम्प्लिकेशंस आएगी, इसलिए हम tan यूज करते हैं। तो ये एंगल निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, tan, क्योंकि इस एंगल के सामने वाला हमें परपेंडिकुलर मालूम है और बेस मालूम है। मालूम तो हाइपोटेन्यूज भी है, लेकिन हाइपोटेन्यूज का टर्म बहुत बड़ा है और वो कॉम्प्लिकेशंस लाएगी।
ओके, तो यदि हम अल्फा निकाल लेंगे तो हम रिजल्टेंट का बता पाएंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितनी दूर है, कितनी एंगल दूर है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यदि ये चीज़ हमें पता चल गई तो इसका मतलब रिजल्टेंट कहाँ है हमें ये पता चल गया, इसका मतलब हम डायरेक्शन की भी बात कर पा रहे हैं। सो हम ये एंगल निकालते हैं, कोई डाउट? और यही एंगल बताइए उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स वो वेक्टर ए से कितनी एंगल पर है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ हम tan अल्फा निकालते हैं। हेयर tan अल्फा इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है CD और बेस क्या है OD, तो tan अल्फा क्या होगा CD बाय OD। CD की वैल्यू कितनी है B साइन थीटा, पुट कर देते हैं, और OD की वैल्यू कितनी है A प्लस B cos थीटा। यहां से अब अल्फा क्या आएगा, tan अल्फा इतना आया तो अल्फा कितना आएगा tan इनवर्स B साइन थीटा बाय A प्लस B cos थीटा। ओके, अब आप देखिए कि आपको सवाल में ये थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल थीटा दिया रहेगा, तो आप आसानी से इस फॉर्मूले से अल्फा निकाल सकते हैं। यहां अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फ्रॉम वेक्टर ए। रिजल्टेंट जो है एंगल ए से रिजल्टेंट कितना एंगल पर है, वही एंगल क्या है अल्फा, ठीक है ना। तो ये हम किससे एंगल बताएं अल्फा, वेक्टर ए से। ये क्या है एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम वेक्टर ए, ठीक है, जो कितना एंगल पर है, तो कितने एंगल पर है अल्फा एंगल पर, लेकिन अल्फा एंगल पर रिजल्टेंट है किससे, वेक्टर ए से। बहुत सारे बच्चों को हम याद कराने का एक ट्रिक बताते हैं। देखिए यहां बी में भी क्या है साइन मल्टीप्लाई है, यहां भी बी में क्या मल्टीप्लाई है, सिंगल किसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है वेक्टर ए का। जिसका भी सिंगल मैग्नीट्यूड लिखा होगा इसका मतलब एंगल उसी वेक्टर से एंगल रिजल्टेंट की एंगल की बात की जा रही है। यहां हम रिजल्टेंट कितना एंगल पर है किस वेक्टर से, वेक्टर ए से, तो यहां सिंगल किसका मैग्नीट्यूड आया है ए का। बाद बाकी जो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है उसके साथ साइन और कॉस क्या है मल्टीप्लाई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस वेक्टर से एंगल निकाल। यही यदि हम एंगल लिखते, मान लेते हैं एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम वेक्टर बी, वेक्टर बी से रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा था वो लिखते, तो मान लेते हैं रिजल्टेंट जो है वेक्टर बी से बीटा एंगल बनाने हैं, कितनी, तो tan बीटा लिखते, या बीटा डायरेक्ट लिखते हैं हम tan इनवर्स। अब देखिए यदि A से बना रहा था एंगल तो यहां क्या था B sin थीटा। अब लेकिन हम किससे एंगल की बात कर रहे हैं B से, तो इसका मतलब यहां क्या आने वाला होगा A sin थीटा, A sin थीटा बाय जिससे एंगल बोलेंगे वो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड सिंगल होता, उसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मल्टीप्लाई नहीं होती है। तो यहां क्या हो जाएगा तब B, और फिर यहां क्या हो जाएगा B cos थीटा। लेकिन ये B cos थीटा कब आया था, जब हम एंगल किससे बात कर रहे थे वेक्टर A से, लेकिन अभी हम किससे बात कर रहे हैं वेक्टर B से। तो सिंपली यहां B cos थीटा, तो यहां क्या हो जाएगा A cos थीटा। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि ऊपर में होता है साइन और नीचे में होता है कॉस। कैसे याद रखेंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितनी एंगल पर है अल्फा, तो हम बोले थे ए नीचे में आएगी और सिंगल आएगी, और ऊपर में ए के अलावा जो भी आएगा उसमें साइन लगेगा और नीचे में कॉस। तो किससे एंगल हम की बात कर रहे हैं वेक्टर ए से, ए नहीं आएगा, ऊपर में क्या आएगा B साइन थीटा बाय जिससे बात कर रहे हैं तो वो सिंगल आएगा A
प्लस बी कॉस थीटा। यहां यदि ए से बात करेंगे तो ऊपर में होगा बी साइन थीटा, और सिंगल होगा ए और उसमें कोई भी थीटा मल्टीप्लाई नहीं होती। लेकिन जब बी से बात करेंगे तो अब ऊपर में क्या होगा, ए साइन थीटा, और जिससे बात कर रहे हैं वो सिंगल होगा बी फिर प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, ये है एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फ्रॉम वेक्टर ए। ठीक ना, और ये है वेक्टर ए से कितना एंगल पर था, अल्फा पर, और मान लेते वेक्टर बी से कितने एंगल पर है, बीटा पर, तो ये बीटा इस तरह का आएगा। ठीक है, ये तो हो गया दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए हम एंगल निकालते हैं। ठीक है, अब जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, क्या हो, तो हम उसका रिजल्ट देखते हैं कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, तो रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप किसी भी एंगल पर लगा सकते हैं, या वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो या सेम हो, पर हम सेम मैग्नीट्यूड के लिए हम छोटा रिजल्ट पढ़ेंगे। जब मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इतना बड़ा रिजल्ट को यूज नहीं करेंगे। और कॉमन सेंस से आप देखिए, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर किसी इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगे कुछ एंगल पर, तो यकीनन वो ऑब्जेक्ट किसी एक फोर्स की ओर मूव नहीं करेगी। उन दोनों फोर्सेज के क्या, जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके बीचों बीच ऑब्जेक्ट मूव करेगा। इसका मतलब जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, बीचों बीच होगा। हम उसको मैथमेटिकली प्रूव करके देखते हैं। मान लेते हैं कि इस केस में वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम क्या है, वेक्टर आर है, रिजल्टेंट है। मान लेते हैं स्पेशल केस है कि जब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या हो, बराबर हो। क्या हो, या ऐसे लिखो या सिंगल ए या बी लिखो, हम तो सिंगल ही लिखते हैं। ये क्या हो, बराबर हो। मान लेते हैं वो किसके बराबर है, एक्स के, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। और मान लेते हैं वेक्टर ए और ये है वेक्टर, तो चूंकि हम जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या मान रहे हैं, सेम मान रहे हैं, तो जब दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम सेम मानते हैं तो उसका लाइन सेगमेंट की लंबाई भी क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि दो वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड सेम होगा तो उसका लाइन सेगमेंट की लंबाई भी क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि किसी वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी लाइन सेगमेंट की लंबाई उसकी किसको दिखाती है, मैग्नीट्यूड को। तो ये वेक्टर ए है और इतना ही बड़ा लाइन सेगमेंट ले लेते हैं हम वेक्टर बी के लिए। और मान लेते दोनों वेक्टर के बीच क्या कितना एंगल बन रहा है, थीटा। तो हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। और ये हो जाएगा उसका रिजल्टेंट। और आप फिगर से भी देख रहे हैं कि रिजल्टेंट क्या लग रहा है, बीचों बीच लग रहा है। ये रहा वेक्टर ए, और चूंकि हम बोले हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, तो ये इतना ही बड़ा लाइन सेगमेंट ले लेते हैं हम वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्योंकि लाइन सेगमेंट की लंबाई उसकी किसको दिखाती है, मैग्नीट्यूड को दिखाती है। और हम बोले मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम होगा, और उनके बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो यहाँ दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो मान लेते हैं ए और बी की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और उसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स सिलेक्ट कर लिया। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो रिजल्टेंट का पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है जब दो वेक्टर ए और बी है और उसके बीच एंगल कितना बन रहा है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, एक्स के। तो ए के मैग्नीट्यूड के जब अभी क्या रखते हैं हम, एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का भी मैग्नीट्यूड कितना, एक्स, बी का भी एक्स इंटू क्या, कॉस थीटा। ओके, रूट अंडर एक्स स्क्वायर कितना, 2x स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू एक्स क्या, 2x स्क्वायर कॉस थीटा, रूट अंडर
इसमें से 2x स्क्वायर क्या ले लीजिए कॉमन, 2x स्क्वायर क्या करिए कॉमन, इसमें क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा रूट अंडर 2x स्क्वायर इंटू ट्रिग्नोमेट्री में बहुत छोटा सा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा का, तो आप पढ़े होंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये दो दूना 4 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 4 का कितना बाहर हो जाएगा 2, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है का क्या बाहर हो जाएगा x, और कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 से क्या बाहर हो जाएगा कॉस थीटा बाय 2। तो इस केस में हमारा रिजल्टेंट क्या आया 2x कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। मतलब जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो तो हम रिजल्टेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे छोटा सा। यहां 2x क्या है, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर था तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था, उसको हमने क्या माना x, इसका मतलब 2x क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर a या b, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की मैग्नीट्यूड किसके बराबर है x, यानी 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर a एंड b cos ऑफ एंगल बिटवीन देम का क्या हाफ, यहां थीटा एंगल बिटवीन देम है, थीटा बाय 2 नहीं है, उन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है थीटा, तो रिजल्टेंट का हमारा मैग्नीट्यूड आया 2x cos थीटा बाय 2, जहां x था किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और थीटा था उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। आपको यकीन दिलाने के लिए कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो इस फॉर्मूला से हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो आ जाएगी। एक बार हम दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सेम मान के इस फॉर्मूले से रिजल्टेंट निकालते हैं, और एक बार इस फॉर्मूले से यदि मैग्नीट्यूड सेम हो और इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले के रिजल्ट के बराबर आ जाए तो हम मानेंगे कि फॉर्मूला हमारा सही आया है और वो यूज करना है हमें, ठीक है, इतना बड़ा नहीं यूज करना। तो हम इसको एक बार करके दिखाते हैं आपको। मान लेते हैं हमारा एक देखते हैं यहां पर, मान लेते हैं एक फोर्स है F1, उसकी मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन, दूसरा फोर्स है F2 जिसकी मैग्नीट्यूड है कितनी 3 न्यूटन, नहीं क्योंकि हम सेम मैग्नीट्यूड का केस देख रहे हैं तो मान लेते हैं एक फोर्स है 5 न्यूटन F1 जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन, दूसरा फोर्स भी है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन, और एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज 60 डिग्री। तो हम F1 और F2 के रिजल्टेंट का क्या निकालना चाहते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो F1 और F2 के रिजल्टेंट का क्या निकालना हमको मैग्नीट्यूड, हम एक बार नॉर्मल फॉर्मूला का यूज करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का, ठीक है। तो हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा a और b नहीं है, यहां F1 और क्या है F2, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर जो 2 F2 cos थीटा, ठीक है। रूट अंडर F1 कितना है 5 न्यूटन, तो 5 का स्क्वायर प्लस F2 भी 5 का स्क्वायर जो 2 इंटू 5 इंटू कॉस 60 डिग्री, इतना क्या आएगा न्यूटन। रूट अंडर क्या आ जाएगा 25 प्लस 2 इंटू 25 इंटू कॉस 60 का मान कितना 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहां 25 यहां 25 यहां 25, तो कितना 25 3 इंटू 25 रूट से क्या हो जाएगा इतना न्यूटन, 25 रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5√3 न्यूटन। ये हम नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो। तो आप तो ये वाला फॉर्मूला कहीं भी यूज करते थे किसी भी एंगल पर और किसी भी मैग्नीट्यूड पर, लेकिन हम जब मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इतना बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हम तो छोटा रिजल्ट निकाल चुके हैं, जब मैग्नीट्यूड सेम होगा तो रिजल्टेंट होता है 2x cos θ/2, जहां x है किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और थीटा उसके बीच का
एंगल तो हम देखते हैं कि इससे सेम आता है कि नहीं। अब हम डायरेक्ट रिजल्टेंट निकालते हैं F1 और F2 का, कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो क्या होता 2 इंटू एक्स क्या था, जब मैग्नीट्यूड सेम हो तो किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन। 2x cos थीटा बाय 2, तो cos एंगल कितना है थीटा अभी 60 डिग्री बाय कितना 2, यानी 2 इंटू 5 न्यूटन इंटू cos कितना डिग्री 30 डिग्री। 2 इंटू 5 न्यूटन इंटू cos 30 का मान कितना √3 बाय 2, 2 से 2 5 √3 न्यूटन। रिजल्ट क्या आया सेम। इस फॉर्मूले का भी यूज किए तो रिजल्टेंट हमारा क्या आया 5 √3 न्यूटन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और इस फॉर्मूले का यूज करने से भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया 5 √3 न्यूटन। इसका मतलब जब हम मैग्नीट्यूड सेम होगा दो वेक्टर का तो इतना बड़ा फॉर्मूला का यूज हम नहीं करेंगे, इस छोटे से रिजल्ट का यूज करेंगे 2x cos थीटा बाय 2। ओके, अब सवाल उठता है कि जब मैग्नीट्यूड सेम था दो वेक्टर का तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया 2x cos थीटा बाय 2। और दूसरा बात हमारा कॉमन सेंस कहता है कि जब दो फोर्स भी वेक्टर है, दो फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पर काम करेगी, मान लेते यहां एक ऑब्जेक्ट है, यहां एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स इधर काम कर रहा है F1 और एक फोर्स इधर काम कर रहा है F2, दोनों के बीच एंगल बन रहा है मान लेते हैं थीटा, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दिखाना है हमको सेम, ये है F2। तो यकीनन जब दोनों फोर्सेज की मैग्नीट्यूड सेम होगी, मान लेते हैं F1 की भी मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और F2 की भी मैग्नीट्यूड है कितनी 5 न्यूटन, तो यदि F1 और F2 की दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है कितनी 5 न्यूटन, तो आपको क्या लगता है कि ये ऑब्जेक्ट इस दोनों फोर्सेज में से किसके तरफ ज्यादा जाएगी, किसी के तरफ ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों फोर्सेज की मैग्नीट्यूड क्या है सेम। ये कहां जाएगा बीचों बीच। इसका मतलब यदि दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो तो रिजल्टेंट उसके क्या होगा बीचों बीच होगा। और आप फिगर भी बनाइएगा पैरेललोग्राम कंप्लीट करके कि इसका रिजल्टेंट कहां होगा, तो फिगर से भी लगता है कि रिजल्टेंट क्या होगा इसका बीचों, मतलब रिजल्टेंट इस जब बीचों बीच होगा, ये टोटल एंगल थीटा है तो ये कितना होगा थीटा बाय 2, और ये एंगल भी कितना होगा थीटा बाय 2, नहीं होगा। इसका मतलब इस वेक्टर F2 से भी वो कितने एंगल पर होगा थीटा बाय 2, और F1 से भी कितने एंगल पर होगा। इसका मतलब रिजल्टेंट कहां पर होगा एंगल बाइसेक्टर पर होगा। ये हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो हमारा रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला था, मान लेते ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, इतने सेम मैग्नीट्यूड का, तो इतना ही बड़ा लाइन सेगमेंट लेंगे हम, थोड़ा बड़ा है। ये है वेक्टर बी, रिजल्टेंट कहां होगा पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ये हो गया उसका क्या रिजल्टेंट, मतलब ए प्लस बी। इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है थीटा, और हम यहां मान के चल रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, और वो किसके बराबर मान लेते हैं x के। और अभी हम तुरंत बोले कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो आपका कॉमन सेंस कहता है कि रिजल्टेंट क्या होगा उसके मिडिल में होगा, मतलब उसके एंगल बाइसेक्टर पर होगा, कोण समद्विभाजक पर होगा। उस चीज को मैथमेटिकली मैं आपको दिखा रहा हूं। मान लेते हैं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है अल्फा। यकीनन यदि ये रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के बीच में होगा, जब मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा सेम होगा, तो अल्फा किसके बराबर आएगी थीटा बाय 2। ये थीटा बाय 2, तो उधर से भी एंगल कितना बनेगा थीटा बाय 2। आपको हम चेक करते हैं, ठीक है, निकालते हैं। क्या आया था टेन अल्फा, टेन अल्फा का हमारा फॉर्मूला क्या था बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। आपको यदि ये याद नहीं तो थोड़ा पीछे चले जाएं। अब ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है एक्स के,
तो बी के जगह भी क्या लिख लेते हैं एक्स साइन, फिर ए का भी मैग्नीट्यूड कितना है एक्स, प्लस इसका भी कितना है एक्स कॉस थीटा, एक्स साइन थीटा बाय नीचे में एक्स क्या कर लीजिए कॉमन, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, एक्स एक्स कैंसिल, क्या आया हमारा साइन थीटा साइन बाय 1 प्लस कॉस थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री में दो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, ये आपको याद रख लेना, बहुत छोटा फॉर्मूला है और आप ट्रिग्नोमेट्री में जाके देख सकते हैं। और 1 प्लस कॉस थीटा, क्या इससे पहले भी देखे 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। इस चीज का हम यहां क्या कर लेते हैं यूज कर लेते हैं। तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 और बटे 1 प्लस कॉस थीटा, दैट मीन्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं या डायरेक्ट काट देते हैं, या हम आपको दिखा रहे हैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। यहां से 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाय 2 से साइन, कॉस थीटा बाय 2 से कॉस थीटा बाय 2 कैंसिल, साइन थीटा 2 बटा कॉस थीटा 2, साइन बाय कॉस क्या होता है 10, ये कितना हो जाएगा 10 थीटा बाय, ये 10 थीटा बाय 2 किसके बराबर आया है tan अल्फा। तो यहां देखते हैं आप, इसलिए tan अल्फा बराबर किसके आया है tan थीटा बाय 2, इधर भी tan इधर भी tan, इसका मतलब अल्फा क्या आएगा थीटा बाय 2 के बराबर। कोई डाउट? और बी से भी एंगल पूछेगा तो इस थीटा में से ये अल्फा घटा देंगे जो कितना बराबर आया है थीटा बाय, तो थीटा माइनस थीटा बाय 2, 2 थीटा माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यानी बी से भी कितना एंगल बनाएगा थीटा बाय। दैट मीन्स रिजल्टेंट कहां होगी दोनों वेक्टर के बीचों बीच। ठीक है, तो वेक्टर का जो पिछला लेक्चर था उसमें देखे थे हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। आज के वेक्टर में हम देखे थे रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता करने के लिए हम उस रिजल्टेंट का वेक्टर ए से एंगल बताते हैं या वेक्टर बी से, कि वो वेक्टर ए से कितने एंगल पर है, वेक्टर बी से कितने एंगल पर, उसका हमने फॉर्मूला देखा। और उसके बाद कुछ स्पेशल केसेज पढ़े कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा तब उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और रिजल्टेंट कहाँ होगी। ठीक है, इस चीज को हम एक बार देख लेते हैं। तो हमारा शुरू में जो था रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वो था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा जो हम इसका डायरेक्शन देखने के लिए बोले थे तो tan अल्फा था b साइन थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा। इस वाले केस में हम रिजल्टेंट का एंगल किस वेक्टर से बात कर रहे थे, वेक्टर ए से। यदि वेक्टर बी से बात करते तो मान लेते वो होता tan बीटा, वेक्टर ए से रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है अल्फा, मान लेते वेक्टर बी से रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता बीटा, तब tan बीटा होता ए साइन थीटा बटा बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, ए साइन थीटा बटा बी प्लस ए कॉस थीटा। और आज का जो स्पेशल केस था कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा, वो किसके बराबर होगा एक्स के। तो हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा 2x कॉस थीटा बाय 2 और अल्फा बराबर होगा किसके थीटा बाय 2। ठीक है, यही हमारा अभी तक का रिजल्ट था। इसका मतलब अभी तक के लेक्चर में, आज के लेक्चर का जो मेन था कि यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो, तो स्पेशल केस में था 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर मींस x कॉस उसके बीच के एंगल का आधा, और रिजल्टेंट उस दोनों वेक्टर के बीचों बीच होगी, मतलब एंगल बाइसेक्टर पर होगी जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इसी तरह के और वीडियो आपको मिलता रहे और उसकी नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे, उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो YouTube पर श्री कृष्णा क्लासेज मधेपुरा के नाम से मौजूद है। उसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद। दैट्स इट।